नमस्कार. नमस्कार. आपल्या सगळ्यांना आपण आज या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. नॅशनल मीडियामध्ये आजची पत्रकार परिषद कव्हर करण्याची असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतो आणि हिंदीत झाल्यानंतर मग आपल्या मराठी पत्रकारांकरता मराठीमध्ये पण त्यात काही गोष्टी आपल्याला सांगेन. गेली 11 वर्ष, पिछले 11 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के विकास के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के उन्नति के लिए जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है. और ये 11 साल एक प्रकार से हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है. कांग्रेस के 60 साल में जितना काम नहीं हो पाया उतना इस 11 साल में अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रूप से काम हुआ है. सरकार ने सभी स्तरों पर जो कार्य किया है वो एक पत्रकार परिषद में सब कुछ आपको बताना संभव भी नहीं है. कुछ कार्य आज हम नागपुर में बैठे तो नागपुर के स्तर पर हुए हैं, कुछ जिले के स्तर पर हुए हैं, कुछ विदर्भ के स्तर पर है और कुछ महाराष्ट्र के स्तर पर है और कुछ देश के स्तर पर है. केवल संक्षिप्त में उसके जो परिणाम निकले उसकी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगा. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी देश के लिए सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात कोई होती है तो वो उस देश का विकास, डेवलपमेंट. और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को अमृत काल कहा है क्योंकि इस काल में बहुत बड़े प्रमाण पर तेजी से विकास हुआ है. ये जो विकास हुआ है, ये विकास करने के लिए चार बातें बहुत जरूरी है. वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित अगर नहीं होते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती. और इसलिए 4 सेक्टर को प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी और इस सब सेक्टर में जो काम किया है वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने बताऊंगा. देश के विकास में 3 क्षेत्र जीडीपी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है. एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन है. दूसरा एग्रीकल्चर जिसमें 12 से 14% है और सर्विस सेक्टर जिसमें 52 से 54% है. और इन सभी क्षेत्रों में समतोल विकास होने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार 120 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की है. जैसे विदर्भ में वाशिम और गढ़चिरौली 2 राज्य है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. वैसे 550 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से पिछड़े हुए उनके भी नाम निकाले गए हैं. और इन पूरे क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, वहाँ उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति कैसी हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी नीतियाँ बनाकर सरकार ने बहुत सफल कार्य किया है. जहाँ तक देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि रोजगार कितने मिले हैं और बेरोजगारी ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो उद्योग व्यापार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, उद्योग स्थापना करनी होगी. उद्योग, व्यापार, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी. और इसके अनुसार ये सब उद्योग, व्यवसाय, एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए. और इसलिए सबसे पहली बात, हमने कुछ बोलना तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर 3 निकष जो सामने आए हैं, एक IIM बेंगलोर,
IIM चेन्नई और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ऐसे 3 लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो अध्ययन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है। और ये 16% कॉस्ट होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। काफ़ी बार हमें अड़चन आती है और ये तीनों संस्थाओं ने IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई जो निष्कर्ष निकाला है उसमें से उन्होंने कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। यानी जो 16% थे उससे हम 10% पे आए हैं। और ये रोड सेक्टर में जो काम हुआ उसके कारण उन्होंने ये रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण किए गए उसके कारण ये पोर्ट पर या कहीं भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके ये 4 से 6% कॉस्ट कम हुई। और 1 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो इकोनॉमी में, GDP में 3 रुपये 21 पैसे की वृद्धि होती है। यानी इसका मल्टीप्लायर प्रभाव 3.2% से उससे मल्टीप्लाई होता है। और ये आज जो कॉस्ट है ये मोटी तौर पर समझो 10% पे आई है। तो मैंने 3-4 साल पहले कहा था कि हमारा ये प्रयास है कि हम सिंगल डिजिट में आए, 9% में आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि दिसंबर एंड तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आएगी। तो ये करीब 7% अगर कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना से दुगना होगा। हमारे उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास का दर भी बढ़ेगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है। ये इसके साथ उनके बाकी भी निकष है बहुत, उन सब के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसके साथ साथ पोर्ट कनेक्टिविटी जो किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का संबंध ये पोर्ट के साथ होता है। और पोर्ट में जितनी मूवमेंट फास्ट होती है उतनी कॉस्ट कम होती है। और मुझे बहुत ये हुआ है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम था वो 40% कम हुआ है। और अब हमने सैटेलाइट पोर्ट और ड्राई पोर्ट भी शुरू किए, जैसे जालना में, सिंधी में, ऐसे देश में जोगीदोपा करके आसाम में मल्टी मॉडल हब बनाया। तो अनेक जगह पर ये भी हुए हैं और इसके कारण भी लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आई है। हमने जितने पोर्ट है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट 12 है, अब 13वां का काम शुरू हुआ है। तो ये 13 पोर्ट जो है ये भारत सरकार के हैं और करीब 250-250 ये माइनर पोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। और इसको हमने पूरी तरह अच्छे रोड से जोड़ने का काम लिया और पोर्ट पे गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, CFS, ICD ये सब तैयार किया गया। और इसके कारण विशेष रूप से रोड भी बन गए 4 लेन के, और जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ 25% कम आई और जो टर्न अराउंड है टाइम वो करीब 40% से ज़्यादा उसमें बचत हुई है। और इसलिए हमारे पोर्ट, कोई भी देश के विकास में वो पोर्ट जो होते हैं वो ग्रोथ इंजन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम 11 साल में हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पोर्ट का विकास हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो पोर्ट है उसके बाजू में जैसे JNPT में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आए और उसके कारण वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ डायरेक्ट बाहर से माल आता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उसके कारण भी रोजगार हुआ है। मेक इन इंडिया और PM गति शक्ति, इसके कारण ये पोर्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और गति शक्ति से लॉजिस्टिक नेटवर्क भी खड़ा हुआ है। साधारणतः पोर्ट का इसमें अभी तक हमने ये टोटल प्रोजेक्ट जो थे ये करीब 150 प्रोजेक्ट NHAI ने लिए हैं
इसकी टोटल लेंथ जो है करीब 3000 किलोमीटर है और इसकी कीमत करीब ये 1,80,000 करोड़ है। इसमें से काफ़ी काम पूरे हुए, 40% काम पूरे हुए, 30% काम शुरू है और 20% काम अभी शुरू होने वाले हैं। तो ये पोर्ट कनेक्टिविटी हमारे इकोनॉमी को, हमारी सरकार में बहुत मदद कर रही है। इसके साथ जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करीब 2 लाख करोड़ के, इसको भी मंजूरी मिली है और इसमें भी काफ़ी काम हुआ है। कटरा और तिरुपति में इंटर मॉडल स्टेशन बन रहे, जैसे एयरपोर्ट है वैसे बस स्टेशन भी बन रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण बात है कि वेस्ट साइड एमिनिटीज़ के लिए 700 जगह पर हम काम कर रहे हैं, 455 स्वीकृत हुई है, 90 जगह पर काम शुरू है और एक हम सफ़र करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये डालना शुरू हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल भी बड़े प्रमाण पर रोड के काम के समय हम डाल रहे हैं। हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दोनों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी डाली है। हमारे देश में जो हमारी विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि हम मोबाइल में, हम लोग तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे इंटरनेट, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा मार्केटिंग, हमारा बैंकिंग, सब काम अब मीडिया में भी सब जगह पर इंटरनेट आ गया है। तो अब धीरे धीरे इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है कि आजकल लोग अपने मोबाइल पर न्यूज़ सुनते हैं। तो इस समय ये जो ब्रांड, हमारी जो ब्रांड विशेष रूप से ये जो कनेक्टिविटी की समस्या है, इसमें लगभग देश में अब 4G आया, 5G, अब इसमें इतना एक्सपेंशन हो रहा है कि आने वाले समय में सभी सेक्टर में हमें एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। तो एक तरफ गढ़चिरौली जिले में विशेष रूप से कुछ जगह पर टावर नहीं बने थे, पूरे देश में टावर बने थे। तो मैंने रिप्रेजेंट किया IT मिनिस्ट्री को और कहा कि यहाँ के टावर, अब तो वहाँ कुछ अड़चनें थी, नक्सलवादियों की समस्याएं थी। लगभग अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ जो ऐसी जगह थी वहाँ भी टावर बनने का काम शुरू हुआ है और जिसके कारण मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इसमें भी हमने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया। ये विशेष रूप से ये टूरिज्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 घर के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज, नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटनों की संख्या इतनी बढ़ी कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी और मेजॉरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। और इसलिए ये जो धार्मिक पर्यटन में जो हमारी सरकार ने काम किया, उसके कारण बहुत बड़ा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक बार काशी में कनेक्टिविटी में वार्षिक जो आने वाले थे दर्शन करने के लिए, वो 8 गुना संख्या बढ़ी है, 70 लाख से 6 करोड़ हो गई। हमारे स्थानिक इकोनॉमी को उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। धार्मिक पर्यटन में के कारण ही केवल 2 लाख करोड़ से ज्यादा उत्पन्न अधिक हुआ है और फिर 50 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है। गाइड, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार, लॉजिंग, फूड, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब के कारण काफी इसका फायदा हुआ है। इसके साथ साथ एक 100 धार्मिक स्थानें जो थी वो जोड़ने का काम हमने किया है। इसमें मैं आपको एक ही उदाहरण दूं कि बौद्ध सर्किट, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका वास्तव्य था,
और जहां उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए, हर जगह पर हमने हर करीब ऐसी 7-8 डेस्टिनी थी, उसको 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बुद्ध सर्किट करके योजना पूरी की। और जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया भर से जो बौद्ध धर्मीय हैं, विशेष रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इन सब साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म के काफी बड़े प्रमाण पर वो मानने वाले लोग हैं। वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आए। इसके साथ साथ 4 धाम प्रकल्प जो है, जो अभी 85% हुआ, तो वहाँ उत्तराखंड सरकार को परमिट देना पड़ा। इतने बड़े प्रमाण पे संख्या आई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उसी प्रकार अभी हम संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, ये करीब दोनों मार्गों पर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे तुलजापुर हो, अक्कलकोट हो, गाणगापुर हो, माहौर हो, या आप अगर देखेंगे तो ये हर जगह पर काफी बड़े प्रमाण पर, अभी ये मैं आपको केवल समय की कमी है पर एक एक जगह का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, जो इकोनॉमी को भी उपयोगी और लोगों को भी एक समाधान देने वाला है। राम वन गमन मार्ग 255 किलोमीटर, 8,000 करोड़, ये करीब 55% काम पूरा हुआ। राम जानकी मार्ग 6,000 करोड़, 50% काम पूरा हुआ। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा, ये 8,000 करोड़, अभी काम चालू हुआ। ये ब्रिज में मथुरा में हम लोग 300 किलोमीटर 7,000 करोड़ का बना रहे, उसका डीपीआर हो गया। अयोध्या रिंग रोड 5,000 करोड़, बुद्ध सर्किट 22,000 करोड़, 4 धाम योजना 12,000 करोड़, पालकी मार्ग 12,000 करोड़, कैलाश मानस सरोवर 11,000 करोड़, बेट द्वारकाओं का सुदर्शन सेतु 1,000 करोड़, विंध्यवासिनी टू अयोध्या 7,600 करोड़। ये 1.5 लाख करोड़ के तो अभी लिस्ट है, और मैं इसमें गाणगापुर, अक्कलकोट, माहौर ये तो जोड़ता ही नहीं हूँ। ये अगर सब प्रकार के जोड़े, अभी तीरथपुर करके जगह है, वो जो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का वास्तव्य था, तो सिख धर्म में वहाँ जाते हैं, तो पाकिस्तान में है। तो हमने, हमारे विभाग ने NHAI की तरफ से 4 लेन रोड 4.5 महीने में बनाया, और इसके कारण बड़े प्रमाण पर धार्मिक पर्यटन में आज लोग वर्ल्ड के आकर वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो धार्मिक पर्यटन संख्या बढ़ने से इकोनॉमी पर भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये जो पालकी मार्ग है वो करीब इसके 8 पैकेज पूर्ण हुए हैं, 9 पैकेज पूरे हुए। एक काम थोड़ा सा, एक पैकेज का ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का नहीं हुआ। अभी मेरे लिस्ट में मैंने पढ़ा नहीं, पर महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ। अभी जहाँ लोग जाते हैं वहाँ इतना संख्या बढ़ी है कि लोगों की आने की, कि ये संख्या इतनी बड़ी हुई है कि जिसके कारण एक इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इसमें सभी संत जो है, बिल्कुल टुकड़ोजी महाराज से हमारे पालकी मोजरी का रिंग रोड बना, उधर शेगांव से पंढरपुर जोड़ने का काम हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज एकनाथ पैठण का काम हुआ, निवृत्तिनाथ त्र्यंबक के, गजानन महाराज शेगांव, स्वामी समर्थ अक्कलकोट, जैन धर्म स्थलों में येलोरा, वेरूळ, कुंभोज, कोल्हापुर, मांगी तुंगी, नासिक, सिख धर्मस्थल में हुजूर साहिब, नांदेड़, और ये नामदेव महाराज जो थे, ये जो वाशिम से हिंगोली रोड पर उनकी समाधि है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब लोग आते हैं, वो भी रोड हमने बनाया। तो अगर हिसाब किया जाए तो अभी नागपुर में ही ताजुद्दीन बाबा का हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चिंचोली का संग्रहालय का काम पूरा हुआ हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं। इन सब ने हमारी धार्मिक पर्यटन को या इस प्रकार के इसको बहुत बढ़ावा दिया, जो हमारे इकोनॉमी को इसका बहुत बड़ा ये हुआ है। हमारे साथ हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए, दिल्ली मुंबई 1 लाख करोड़ का है। बाद में सूरत से लेकर चेन्नई तक एक बड़ा हाईवे हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत भी करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी। और इसमें से अभी सूरत,
नासिक, डहाणू, नासिक, नगर और सोलापुर, कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएगा। यानी आप समझिए कि उत्तर से यानी दिल्ली से, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल से अगर साउथ में जाना होगा तो मुंबई पुणे आने की जरूरत नहीं, आप कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं, पूरा डायरेक्ट हम साउथ में सूरत से पलट कर जा सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी बड़े इसके परिणाम भी हुए हैं। ये तो मैं हाईवे का बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आप सबको वो पता ही है। थोड़ा सा एक जो पोर्ट कनेक्टिविटी में महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाधवान, इसमें 18 मीटर का ड्राफ्ट है। ये प्रोजेक्ट भी मंजूर हुआ है और इसमें हम लोग 4000 करोड़ का एक 8 लेन रोड अब बना रहे हैं। ये वाधवान पोर्ट ये विश्व का कंटेनर पोर्ट और बाकी इसमें नंबर 2 का पोर्ट बनने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर JNPT है, उधर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, अब आने वाले से उधर कांडला है, उधर मुद्रा है। अब ये जो हमारा वाधवान पोर्ट है ये निश्चित रूप से हमारे देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा पोंद्रा उसका भी इम्पोर्टेंट है जो काम शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र का करीब 5 लाख करोड़ के काम हमने किए हैं इस 11 साल में और महाराष्ट्र तो काफ़ी बदल गया है। मैं प्रोजेक्ट का कुछ ज़्यादा डिटेल आपको बाद में मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप देखिए। नागपुर जिले में और नागपुर शहर में मिलकर करीब 2.25 लाख करोड़ के काम हुए हैं और आज भी काम हो रहे हैं। तो कितने इसका वॉल्यूम कितना, इसका परिणाम कितना है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो रहा है। एग्रो कन्वेंशन सेंटर से लेकर तो अलग अलग प्रकार के शहर के कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं। तो ये भी एक अलग से पूरा मैं वेबसाइट पर रखकर आपको बता दूंगा। एक भारत सरकार का विशेष रूप से जो योजनाएं है, भारत सरकार की योजना, इसमें से आयुष्य योजना, भारत सरकार में जो जनधन योजना थी वो पूरा यूरोप और जापान इकट्ठा किया तो भी इतने बैंक अकाउंट नहीं हो सकते। गरीब लोगों ने 65 करोड़ लोगों ने बैंक में अकाउंट खोले पहली बार। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। योजना है अब इसमें गरीब कल्याण ये कार्यक्रम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें करीब 81 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। यानी आज 81 करोड़ लोगों को आज राशन मिल रहा है, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। तो ये गरीब कल्याण का हमारा गरीब कल्याण और जो शोषित पीड़ित वंचित हैं उनको तरफ विशेष रूप से सरकार ने ध्यान दिया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना कर दिए, 4 करोड़, और फैमिली में हिसाब किए तो 20 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों के लिए हमने अब ये हर घर जल योजना लाई और अब उसके कनेक्शंस दिए हैं। 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवच हमने दिया और 68 लाख से अधिक ये रोड पर टपरी वाले, फेरी वाले जो है, पानी पूरी वाले, इनको स्वनिधि योजना के अंतर्गत करीब 22 लाख करोड़ रुपए का उनको लोन मिला है। इसके साथ साथ किसानों के लिए विशेष रूप से MSP लगातार हमने बढ़ाई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर साल 6000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में जाते हैं। प्रधानमंत्री इंश्योरेंस स्कीम में 1.75 लाख करोड़ इतना बीमा के दावे निकले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ से अधिक लोगों को किया, 10 लाख करोड़ का उनको सहायता मिला है। मेगा फूड पार्क है। एक प्रकार से अनेक योजनाओं में विशेष रूप से काफी बड़ा काम हुआ है। नारी शक्ति वंदन, आप एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए कि बेटी बचाओ अभियान हमने शुरू किया। अब 980 बेटे और 1020 बेटियां, रेशो बदल गया है।
यानी आज बेटियों की संख्या जो बीच में कम हो रही थी वो खत्म हो गई। अब विशेष रूप से जो सैनिटरी नैपकिन है, पैड्स है, वो गरीब महिला बेचारे कहाँ से, 1 रुपए में मिलने की सुविधा हुई। 18,000 ये जो हमारे कौन सी औषधि है, जन औषधि के करीब 18 जेनरिक मेडिसिन के लिए 16,000 दुकानें दी, जिसके कारण जो सस्ते में दवाई मिली उसमें गरीबों की 38,000 करोड़ की बचत हुई है। जैसे नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पहले महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश शुरू हुआ। मातृत्व की रजा 12 सप्ताह से 26 सप्ताह हो गई। मातृवंदन योजना में 3.9 करोड़ गरोदर महिलाओं के लिए करीब 19,000 करोड़ का आर्थिक सहायता मिला। ट्रिपल तलाक के कारण जो अन्याय होता था वो दूर हुआ। कोविड के समय 20 करोड़ से ज्यादा अधिक महिलाओं को रोक मदद हुई। और सबसे बड़े मिडिल क्लास में जो इनकम टैक्स लिमिट 2 लाख थी वो 12.75 लाख उत्पन्न जो था वो कर मुक्त हो गया। ये बहुत बड़ा ये हुआ। यूपीआई में आजकल भाजी के दुकान में, पानीपुरी में भी यूपीआई का चलता है। आपको आज कहीं पैसे की पॉकेट रखने की जरूरत, मुझे याद नहीं, मैं पिछले 1.5-2 महीने में मैंने पॉकेट से पैसा निकाल के खर्चा नहीं किया है। यानी आपको भी ये होगा कि कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता, सब कार्ड से काम होता है। तो अभी यूपीआई में 46 करोड़ से ज्यादा नागरिक और 6.5 करोड़ व्यापारी ये यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूर्य घर योजना में 300 यूनिट्स अपने घर में बिजली तैयार करके करीब 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ है। मुद्रा योजना में 32 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो 52 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरित हुआ है। मेट्रो जो थी, जो केवल 2014 में 5 सिटी में थी, वो 2025 में 23 शहरों तक गई हुई है। नया शिक्षा धोरण आया, जिसके कारण भी काफी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा आपको मिला है। करीब 15 एम्स थे और अभी वो विशेष रूप से 3 गुना बढ़े हैं। 15 एम्स 2014 से 2024 के दरमियान ये जो 7 IIT, 7 IIM, 490 यूनिवर्सिटी तैयार हुई है। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रैंकिंग में हमारी 49 यूनिवर्सिटी अभी आई है। एक समय केवल 5 यूनिवर्सिटी थी। स्टार्टअप इंडिया में 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप, 17.6 लोगों को रोजगार मिला है। 119 यूनिकॉर्न्स, अब वर्ल्ड में 3रे नंबर पर भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गई है। खेलो इंडिया में बहुत बड़े प्रमाण पर हमको मेडल्स मिले। हमारे प्लेयर्स के लिए योजनाएं बनाई। सुलभ आरोग्य में 55 करोड़ से अधिक लोगों को और ये जो 5 लाख का मुफ्त ट्रीटमेंट मिल रही है और 70 साल के ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक भी इसमें है। 220 करोड़ लोगों को कोविड की लस हमने दी है और इसके साथ साथ 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेजेस, 16,000 से वैद्य के जन औषधि दुकानें, मैंने बताया आपको। मिशन इंद्रधनुष्य में 5.4 कोटि बालक, 1.3 कोटि गरोदर महिला, उनके लसीकरण का काम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमने टेररिस्ट के जो किए थे स्थान थे वो नष्ट किए। 370 कलम दूर किया। और कश्मीर का विकास इतना हुआ है कि आप में से बहुत से लोग अगर कश्मीर जाएंगे तो ढाबे पर आप बोलो नागपुर से आए हो, पैसे नहीं लेते लोग। बहुत लोगों ने मुझे बताया, टैक्सी वाला पैसे नहीं लेता। इतना सुंदर काम नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इवन कारगिल के नीचे बहुत बड़ा झोजिला टनल बनी हुई है। हमारे विशेष रूप से जो हमारा एक्सपोर्ट है डिफेंस का, पहले पूरा हम इंपोर्ट करते थे, इस बार पहली बार 25,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। हमारी INS विक्रांत जो विमान बहु नौका है वो भी एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हमने की। सबसे इम्पोर्टेंट, नक्सलवाद के कारण पूरा एरिया था जिसमें बिहार था, उसमें उड़ीसा था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश था। अब नक्सलवाद लगभग समाप्त हुआ है और अनेक कमांडर और नक्सलवादियों ने समर्पण किया है।
अभी ईज डूइंग बिजनेस में हम 142 स्थान पर थे वर्ल्ड में, अब हम 63 स्थान पर आए हैं। हमने 15,000 से पुराने कायदे रद्द कर दिए। बहुत लोगों को तकलीफ होती थी, केसेस चलती थी, वो सब कानून रद्द हुए हैं। और विशेष रूप से जागतिक आर्थिक महाशक्ति में अभी हम लोग वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने का कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जब मंत्री बना तो हमारा 7वां नंबर था। अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान में पीछे डालकर अब हम 3रे नंबर पर आए हैं। हमारी 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज 23 लाख करोड़ की हुई है। चाइना नंबर 2 पर है, वो 48 लाख करोड़ की है। और अमेरिका नंबर 1 पर है, वो 78 लाख करोड़ की है। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ देती है। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। और आज फिर से अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सब में हम काम कर रहे हैं। और जिसके कारण आने वाले दिन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और यही इंडस्ट्री है कि जो राज्य सरकार को और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी दे रही है। तो एक प्रकार से किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है आपको पता है। पीएलआई योजना में हमने 1.61 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है और 14 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। हमारे यहाँ करीब जीएसटी में रिकॉर्ड ब्रेक जीएसटी हुआ है। कैश टैक्स की चोरी काफ़ी कम हो गई है। विशेष रूप से 24-25 में हमारी आर्थिक वस्तु और सेवा में 825 अब्ज हमारी निर्यात हुई है। विशेष रूप से हमारे 14-15 में 5,978 पेटेंट थे, आज वो 1,03,557 पर आए, 17 गुना उसके बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत बड़ी सुविधा हुई है। रोड का तो आपको पता ही है, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 लाख किलोमीटर के रोड बनाए गए। जो हवाई अड्डे थे जो 74 थे वो 160 हो गए। और उड़ान योजना में अभी 86 जो नए एयरपोर्ट हुए उसमें से 88 नए गांवों को जोड़ा गया है। 136 वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हमारी वंदे मातरम ट्रेन आज बहुत पॉपुलर हुई है। इसमें से रैपिड रेलवे भी हो रही है। तो ये जो काफ़ी और भी बातें मेरे पास हैं। पर्यावरण और शाश्वत विकास में भी हमारे 45% बिजली ये ग्रीन बिजली है। सोलर की भी इसके में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विशेष रूप से हमने जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है इसमें प्रगति की है। नॉर्थ ईस्ट में ना रोड थे, ना रेलवे थी, ना एयरपोर्ट थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड, रेलवे, नेटवर्क, अब तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी आसाम में शुरू हो रही। और इतने बड़े प्रमाण पर वहाँ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर्यावरण के क्षेत्र में 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल बनने की बात की गई। बड़े प्रमाण पर अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल और उसके साथ पेड़ भी लगा रहे हैं हम लोग बड़े प्रमाण पर। एक पेड़ माँ के नाम योजना बहुत पॉपुलर हुई है। हमने NHI में 4.5 करोड़ 3-3 मीटर के पेड़ लगाए और 80,000 पेड़ 100 साल पुराने ट्रांसप्लांट भी किए हैं। यानी समाज के सभी क्षेत्र में एक बदलता हुआ हिंदुस्तान और उसकी तस्वीर आप सब ने देखी है। महाराष्ट्र में विकास हुआ, हर जिले में विकास हुआ। अब सबको तो मेरे पास मैं बताऊं तो 4 घंटे लगेंगे, तो मैं अब मेरी बात कोई ज़्यादा बताता नहीं। आप क्षेत्र बताइए उसमें परिवर्तन हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत को बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था करके हमें आगे जाना है। कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, सब क्षेत्र में हमने प्रयास किए हैं। फॉसिल फ्यूल के, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील गया था और उसमें अब काफ़ी लोग हिंदुस्तान को फॉलोअप कर रहे हैं। G20 में बायोफ्यूल की लीडरशिप भारत के पास आई है। एक प्रकार से विश्व को
प्रदूषण मुक्त करने में, और एक प्रकार से हमारा साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत, कला, इसके आधार पर, और दूसरी ओर आर्थिक उन्नति के आधार पर हम जिस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में विकास कर रहे हैं, ये 11 साल का जो गौरवशाली इतिहास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने देश में बदलाव किया है, उस सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, और आगे भी हमें भारत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इसी प्रकार भारत तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं समय के अभाव के कारण नागपुर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब बातें डिटेल में नहीं दे पाया, पर जो कागज आपको दूंगा उसमें हर जगह पर बहुत सी बातें हैं, और निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग और सहकार्य भी हमको मिला है, और हर बार हमारे सभी कार्यक्रमों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समर्थन भी दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और थोड़ा जानकारियाँ मैं मेरे वेबसाइट से दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो कागज थे उसमें मैं 10% ही आपको बता पाया हूँ। अब जो 90% जिसको जो चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मैं 11 साल के इस यशस्वी प्रवास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और भारत की जनता ने ये सब करने के लिए हमको मौका दिया, अवसर दिया, हमारे साथ समर्थन दिया, और इसलिए ये जो कुछ हम कर सके इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय सही अर्थ में भारत के विकास के लिए जिस जनता ने हमको चुन कर दिया उस जनता को है। उस जनता के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप संक्षिप्त में एक एक जन हाथ ऊपर करिए, फिर एक एक की परमिशन देकर वो बोलेंगे। आपका प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए, और आज के इसमें ये जो मेरा 11 साल का विषय उसी के प्रश्न पूछिए, और राष्ट्रीय स्तर के पूछिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो ये एक दिव्यांगों के लिए तो आपको पता है, जो बजट पहले 370 था वो 1250 करोड़ हुआ। हमने नागपुर में ही 40,000 दिव्यांगों को साहित्य दिया। तो अभी तो अनेक लोगों को पैर लगा, मैं तो ये काम करते रहते, पैर लगाना, हाथ लगाना, कान में सुनना, मशीन लगाना, तो ये तो इतने बड़े प्रमाण पर हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप कहीं भी दिव्यांग मिलते हैं। अभी दिव्यांगों का पार्क बनाया हमने, अभी ऑक्सीजन बेड पार्क बनाया। तो अनेक प्रकार के ये कार्यक्रम अभी सबको बताना मुश्किल है। दयाशंकर जी ने मुझे याद कर दिया, इसलिए आपको मैं बताया। हाँ, एक मिनट। हाँ, जाहिरनामे में जो वचन दिए थे वो कितने पूरे, इसका लेखा जोखा आज मेरे पास नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है कि जाहिरनामा के जितने वचन थे लगभग हमने पूरे किए, पर उसका एग्जैक्ट हिसाब करके फिर आपको बता सकूंगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉस्टल्स की दशा काफी खराब है। एक कमरे में 4-4-5 बच्चे रहते हैं। उस संबंध में सरकार की शादी हुई है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, राहुल गांधी का कहना है कि 2025 की बात आप लोग कर नहीं रहे, 2047 के सपने दिखा रहे हैं। नहीं, अभी तक तो मैंने सपने नहीं दिखाए, जो काम किया वो आपको बताया। उसमें से कौन सा काम झूठा आप बताइए। जो काम किया है उसी का मैंने 11 साल का लेखा जोखा दिया है। अब क्या काम 2047 तक करने वाला तो बहुत आगे की बात है, बहुत वो तो मैंने बताया नहीं। दूसरी बात, राहुल जी को आप क्यों सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी नहीं लेती, आप क्यों लेते हो? अच्छा माननीय, पूरे तो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को बहुत लोग पत्र लिखते हैं, आप नहीं लिखते कभी? गडकरी साहब माझा एक प्रश्न पूरे आहे. देश में गडकरी बहुत साहेब, सारे काम हाथ हुए वरती करा, हाथ वरती करा। पूरे गडकरी देश साहेब, में बहुत सारे एक मिनिट, लेडीज गडकरी धन्यवाद. गडकरी साहेब माझा एक प्रश्न आहे. सुरक्षित भारत आणि हे सगळं तुम्ही 11 वर्षाचा जो लेखाजोखा एक तुम्ही सादर केला आहे, परंतु एक शल्य अजून पण आहे की जे पहलगामची जी घटना झाली आहे ते 4 उग्रवादी अद्याप सापडलेले नाहीये. संपूर्ण देशाला वाट आहे
की ते 4 मोदी साहेबांना कधी गवसतील? नाही, असं आहे की ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानमध्ये जिथे आतंकवाद्यांना प्रशिक्षित केलं जातं असे 10 अड्डे आपण उद्ध्वस्त केले. अजूनपर्यंत जी घटना घडली ती अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहे आणि विशेषतः आतंकवाद्याच्या विरुद्ध आपली लढाई अजूनही सुरू आहे. आतंकवाद्यांबद्दल आणि आतंकवाद्याला समर्थन करणाऱ्यांबद्दल आमच्या मनात कुठल्याही प्रकारची सहानुभूती नाही आणि त्याबद्दल कठोर कारवाई करणं हे सरकारचं धोरण आहे. सर, चार्ल्स साल्वे पीटीआई से सर, ये 11 साल में आपको सरकार की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो क्या लगती है? और दूसरा, सरकार 2029 में लोकसभा में 33% फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन का सोच रही, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, 33% रिजर्वेशन देने का हमारी कमिटमेंट है और हमने उसको निर्णय भी किया है. अब जहां तक उपलब्धि की बात है तो मैंने तो पूरी उपलब्धि गिनाई है, पर हमारे लिए हम एग्जाम देने वाले हैं और परीक्षा लेने वाले आप हैं. आप सही अर्थ में अब आपको उसमें से तय करना है कि सबसे बड़ा और अच्छा काम कौन सा है. हमने हमारा पेपर आपको सबमिट किया है, निर्णय करना आपका अधिकार है. देश भर में सर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के साथ साथ बहुत सारे काम आपने गिनाए हैं और जो कि वास्तव में हुए हैं. पूरे देश में अलग अलग जन समुदाय के लिए जो काम हुए हैं, पर इस सब के बावजूद भी क्या कारण है कि आज 11 साल के बाद सरकार को अपनी छवि की इतनी चिंता है? क्या कारण है कि मोदी जी और अन्य नेता जो हैं वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी छवि के लिए चिंतित हैं? नहीं, हम कोई छवि के लिए चिंतित नहीं है. हम भारत के लिए चिंतित है. प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसित भारत बने, ये हमारा प्रयास है और हम सबके मन में हमारे देश का विकास हो, यही हमारी प्राथमिकता है. गडकरी सर नमस्कार, मैं रूपा पंडित. एक प्रश्न मेरा आपके विभाग से हाथ ऊपर करें. आपके विभाग से रिलेटेड है कि जिसके तहत फ्लाईओवर निर्माण चल रहे हैं नागपुर शहर में, आखिर क्या वजह है कि इसमें कमियां और खामियां दिखाई दे रही है? जैसे मानकापुर से रिजर्व बैंक की ओर उतरने वाला फ्लाईओवर, LIC चौक से कामठी की ओर जाने वाला फ्लाईओवर, शांति नगर से कलमना फ्लाईओवर, और तो और एक चीज और मैं ध्यान दिलाऊंगी कि कड़बी चौक से मोमिनपुरा की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर जो है वो गैर कानूनी रूप से बनाया जा रहा है, जिसकी सरकारी मंजूरी पांचपावली से पहलवान शाह दरगाह तक ली गई थी, और इसे कड़बी चौक से मोमिनपुरा टिमकी तक क्यों बनाया जा रहा है? 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन महारेल अभी तक इस फ्लाईओवर के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है. तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप पहली इसमें बात पहल तो कर ऐसे है कि सकते हैं? आप जितनी बातें बता रही है, दुर्भाग्य से उसका वस्तुस्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है. रोड हमारा है, डिजाइन मंजूर हुआ है. अब कुछ जगह अतिक्रमण के प्रॉब्लम है. जैसे मोमिनपुरा में पहली बात तो ऐसी है कि यहाँ जब मैंने फ्लाईओवर बनाने का निर्णय किया तो वहां के लोग मुझे हंस रहे थे, इतना अतिक्रमण था. आप कभी उस रोड पे जाओगे तो आप मोमिनपुरा से डायरेक्ट निकल के आप कामठी रोड पे कड़बी चौक पे जा सकेगी. ये महारेल को काम दिया हुआ है. कोई भी काम में कोई गैर ऐसा काम नहीं हुआ है. हाँ, डिजाइन्स में हुआ है. जैसे आपका ये जो लिबर्टी से जो फ्लाईओवर आता है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है. अब मैंने CRF में मंजूर कर दिया, नया डिजाइन स्वीकार किया है. वो मंजूर झाला काम नाही ते लिबर्टीवरचं करणार ते झालं मंजूर. 34 करोड़ का काम मैंने मंजूर किया है, जल्दी वो शुरू हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. और बाकी भी बातें जो आप बता रहे सब जगह. अभी ये जो कमाल टॉकी चौक से ये ताजबाग तक का जो हाईवे अपना पुल बना रहा है, उसका क्वालिटी का देखो काम कितना, प्रकाश की क्वालिटी कैसी है. उसमें पहली बार मलेशिया से आई हुई नई टेक्नोलॉजी यूज की रही है. और कमाल टॉकी चौक पर वहाँ बहुत बड़ा मार्केट तैयार करने के लिए अच्छा सबको जगह मिलेगी, जितने लोग हैं उनको जगह मिलेगी. और एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत बढ़िया मार्केट बनाने के लिए NHAI की तरफ से 60 करोड़ रुपए मैंने महानगर पालिका के उस मार्केट के लिए दिए हैं. उसका भी काम हो रहा है. नागपुर में, मध्य नागपुर में, उत्तर नागपुर में रेलवे क्रॉसिंग के लिए अंडरपास अनेक जगह पर. ये पूर्व नागपुर में कृष्णा खोपड़े जी है. अशोक चौक में हम सिग्नललेस चौक बना रहे हैं, पूरी रोटरी ऊपर में. अब मेडिकल चौक में भी बनाने की मेरी इच्छा है, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं. तो अब नागपुर में तो
अब कुछ लोग बोलने लगे कि कितने पुल बनाओगे आप। अब कोई पुल बनाओ नहीं बोलता है, बोलता है कितने बना रहे हैं। अब एक ही पुल बाकी रहा जो मैंने कहा है, कृष्णा खोपड़े जी की गली है पूर्व नागपुर में। हाँ आए वो, तो मैंने उनको कहा कि ये गली थोड़ी सी है 2 मीटर की, इसमें कोई अंदर से या ऊपर से इतने उन्होंने मंजूर कर लिए पूरे, कोई जगह नहीं छोड़ी। नितिन जी, मोहन मते के यहाँ वो रिंग रोड था मानेवाड़ा का, वहां भी ब्रिज मंजूर हो गई। नितिन जी नमस्कार, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से अभिषेक चौधरी। मेरा सवाल ये है कि पिछले 11 साल में आपने ऐसे भी राजमार्ग बनाया जहाँ फाइटर जेट भी उतर जा रहा है, जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या अभी पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे, मेरे 2 सवाल है इसमें। पहला कि आप कोई नए इस टाइप के राजमार्ग सोच रहे हैं जहां पे फाइटर जेट्स भी उतर पाए, और जो एग्जिस्टिंग हाईवेज है क्या उनको इसलिए अपग्रेड किया जाए ताकि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ सके? देखिए करीब 28 जगह पर हमने हाईवे ऐसे बनाया है कि जहां बड़ा से बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है और उसका एयरपोर्ट करके उपयोग हो सकता है। तो मेरे मन की कल्पना यह है कि जैसे रेलवे का फाटक होता है ना, कि रेलवे आती है तो फाटक बंद होता है, तो वैसे ही रोड पर एक फाटक होगा, रोड बंद होगा, हवाई जहाज उतरेगा, इवन पैसेंजर का भी अंदर जाएगा एयरपोर्ट में, फिर रोड शुरू होगा, फिर रोड बंद होगा, हवाई जहाज आएगा, उड़ जाएगा, फिर रोड चालू होगा। तो राजस्थान में क्या है, 400-400, 500-500 किलोमीटर पूरा रेगिस्तान है। वो पाकिस्तान जो उधर कच्छ के बाद जो उधर राजस्थान का है, तो वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। तो ऐसे जगह पर, अलग जगह पर हमने सिक्योरिटी के हिसाब से भी ऐसे बहुत बनाया है। नितिन जी, 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों के कई दौरे किए हैं। एक हुआ ना आपका प्रश्न, बाकी लोग गडकरी साहेब माझा एक प्रश्न, आपण नागपूरची साडी म्हणून हातमागची ते मागे 9 वर्षाचं जो मोदीजींचा गुणगौरव केलं त्यावेळेस तुम्ही बोलले होते की आपण असं काही करतोय म्हणून हातमागची साडी बनवतोय, नागपुरात कुठेतरी होणार आहे. दुसरं तो फाउंटेन म्हणून नागपूरचं नाव हे फाउंटेन शहर म्हणून ओळखलं जाईल असंही आपण म्हणाले, पण त्या फाउंटेनचं आता काय झालं? सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये केस आहे हा, आणि त्याचा निर्णय न झाल्यामुळे सध्या काम अडकलं आहे. माझा एक दुसरं हातमागावरचं असं आहे की नागपूर आणि नागपुरातली, विदर्भातली अनेक गावं हँडलूम करता प्रसिद्ध होती. आपण आता धापेवाडा जे माझं गाव आहे की तिथे म्हणजे हलमा आदिवासी समाजाची मॅक्झिमम लोक राहतात. खापा, धापेवाडा, बेला आणि भंडारा जिल्ह्यात बरेचसे गाव आहेत, कोठणगाव वगैरे. तर आता त्या ठिकाणी आता कोस्याचं काम होतं आणि धापेवाडा टेक्स्टाईलचं काम सुरू झालं. आम्ही पहिले कोस्याच्या उत्तम साड्या तयार केल्या, त्याच्यावर झारखंडमधून प्रिंटिंग केलं आणि मला सांगताना आनंद होतो की मुंबईच्या प्रसिद्ध मॉडेल्स आल्या होत्या या दक्षिण मध्य सांस्कृतिक ह्याच्यात. त्यांनी त्या साड्या घालून सुंदर प्रदर्शन केलं आणि त्या साड्या तयार होत आहेत आणि स्थिती अशी आहे की आम्हाला दाखवायलाही पण साडी नाही आहे, वेटिंग लिस्ट आहे. 12,000 रुपयात साड्या विकल्या गेला. आता आम्ही तिथे धापेवाडा टेक्स्टाईलच्या मोठ्या बिल्डिंगचं काम सुरू केलं आहे. 6 महिन्यात त्याचं उद्घाटन होईल आणि आम्ही 2 कामं करतो आहे की हँडलूमचं तिथे सगळं काम ऑलरेडी सुरू आहे सध्या आमच्या कारखान्यामध्ये धापेवाड्यात, पण त्याला आता जागा मिळाली आहे, तिथे ती होईल. आणि कॉटनची उत्तम क्वालिटीची साडी ही इलेक्ट्रॉनिक पॉवरलूमवर तयार करून नागपूरची साडी ब्रँडिंग करून केवळ 400 रुपयात ग्राहकाला मिळेल. 6 महिन्याच्या आत ती एक तर साडी आली मार्केटमध्ये आणि नागपुरातच बऱ्याचशा चांगले ब्रँड ते विकत घेतात आणि ही साडी 400 रुपयातली आहे. ही गरीब लोकांकरता मिळेल जी 3,000-4,000ची आहे. त्याचंही पण 6 महिन्याच्या आत मार्केट होईल आणि यातून आम्ही 1,500 महिलांना प्रशिक्षित केलं. आपल्या पाचगावलाही केलं, धापेवाडालाही केलं, आता बेल्याला आणि खाप्यालाही सुरू करतो आहे आणि त्याच्यात आपल्या बांगलादेशमध्येही काम मध्ये सुरू झालं. त्यातून आपण चिंध्या असतात ना रेडीमेड गार्मेंट्सच्या, त्याचे पाचगावमध्ये 1,500 महिलांना ट्रेन करून त्याचे कार्पेट्स पण बनवले. आणि हातमाग व्यवसाय हा पुन्हा एकदा विकसित करायचा आणि या नागपूरचं वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा आणायचं असा प्रयत्न आमचा सुरू आहे. त्याला चांगलं यश मिळालं. माझं 2 प्रश्न होते, मला बोलू नाही दिलं. तर म्हणजे ते गडकरी साहेब, एक 2 मदर डेअरीचे आपण बोलले होते की 3,000 नोकऱ्या त्यातून मिळणार आहेत त्याबद्दल. आणि एक प्रश्न असा आहे की 11 वर्ष होऊन गेले. मला उत्तर तर देऊ द्या, तुम्ही प्रश्नाचे विचारला नाही, नव्हता. नाही, पूर्ण आता माझं दोन्ही इतक्या नका प्रश्न विचारू प्रश्न की बाकीच्या नाही. बरं, एक माझा एक शेवटचा आता प्रश्न. झाला तो. नाही, प्रश्नच नव्हता तो, ऍक्च्युअली तुम्ही पटकनच उत्तर दिलं. 11 वर्ष पूर्ण हे काय होतं, झाले. टेक्स्टाईलचं भाषण होतं का? 11 वर्ष पूर्ण झाले. विरोधक म्हणताय म्हणून मी काही म्हणणार नाही. मला एक पत्रकार म्हणून मला एक आवडेल की मोदीजींना पत्रपरिषद घ्यावी.
या तुमची विनंती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेन मी. हां, ठीक. नितीन जी, हे पहिला मुद्दा असा की मदर डेअरीचं 850 कोटी रुपयाचं काम फॅक्टरीचं बुटीबुरी MIDC सुरू झालं. त्याच्यात आता नव्याने पुन्हा जे पशुखाद्य लागतं, त्यात विदर्भामध्ये राईस आहे, राईस स्ट्रॉ आहे, सोयाबीनची ढेप आहे, सरकीची ढेप आहे, ती टाकून स्वस्तात पशुआहार मिळेल याच्याकरताही पण तिथे फॅक्टरी टाकून राहिले आहेत. दुसरं बुटीबुरी हिंगण्यामध्ये महानंदा नावाची होती डेअरी, तिथे आता मदर डेअरीने ती घेतली. तिथे धारा नावाचं तेल आपण आता तिथे प्रोडक्शन काम सुरू झालेलं आहे आणि तेलही इथे होणार, दूधही होणार आणि सध्या 5 लाख लिटर दूध आहे. 3,000 नाही, सध्या मदर डेअरी 21,000 लोकांकडनं दूध घेते आहे. 5 लाख लिटर, हे 30 लाख लिटर दूध जेव्हा जाईल तेव्हा कमीत कमी 2 ते 2.5 लाख लोक मदर डेअरीला दूध देतील. मदर डेअरीचे प्रॉडक्ट विकणारे जे सेंटर्स विदर्भात नागपुरात आहे ती कमीत कमी आता 750 आहेत आणि याशिवाय आपण आता इथून एक्सपोर्ट पण होईल. आणि या ह्याच्यात मदर डेअरीने नागपूरचे 1,000 टन संत्र सफल नावाने घेतले, तेही त्यांच्याकडे पाठवले आणि एकंदरीत आता या सगळ्या याच्याहून पुढल्या काळामध्ये कमीत कमी 1 लाख लोकांना मदर डेअरीच्या मार्फत डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण होईल विदर्भामध्ये, असा प्लॅन आहे. नितीनजी, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे भेटतायत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे भेटतायत. भाजपचे नेते सुद्धा त्यांना वारंवार भेटतायत. आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर नक्की. सध्या माझी कोणाशीच भेट नाही झाली. हां, नितीन जी, सर, मैं विदर्भ की ज्या बात प्रकारे 2014 पासून डेव्हलपमेंट खूप चांगलं झालेलं आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये, पर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आज भी बांग्लादेश है जो चिकन नेक को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला करते रहता है. वहां पे क्यों कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा आप गए नहीं क्या उधर कभी? नहीं सर, वो चिकन नेक पे आप गए नहीं क्या उधर? सर मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से तो चिकन नेक पे अगर कोई अंडरपास देखो, है चिकन नेक में जो पार्ट बांग्लादेश का है उसमें 3 ब्रिज बनाए हमने कनेक्टिविटी के. और अभी अपने नागपुर में जो NKP सालवे साहब थे उनके भांजे थे सत्यनाथन करके, ये कॉन्कर्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. उनको अभी हमारे ये जो सिंधी में है ना उसमें भी डायरेक्टर है, उन्होंने स्पेशल योजना तैयार की और हम लोग अब नदियों से बांग्लादेश को व्यापार करने के लिए शुरुआत की है और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट चालू हो गया. नागपुर से ट्रैक्टर, टावर्स, बाद में सूत, बेल्स, ये सब जो बांग्लादेश जाते हैं यहाँ से JNPT से श्रीलंका से फिर उधर जाते हैं. तो अभी हमारे डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे कलकत्ता हल्दिया पोर्ट और वहाँ से 180 कंटेनर लेके बाहर निकलेगा और नदी से बांग्लादेश में 4 जगह जाएगा. अगरतला में ब्रिज बनाया. एक जो है कि कलकत्ता से निकलकर बांग्लादेश में जाकर फिर भारत में निकलने से शॉर्ट डिस्टेंस होता है, पर उसमें बांग्लादेश की परमिशन लगती है. तो अभी पानी से और रोड से म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको सबको हमने रोड से जोड़ दिया है. आप एक बार जाकर आइए, वहां के लोग आपको बताएंगे. आता अंतिम प्रश्न बोला. कोण? नाही, सध्या जे आहे ते महाराष्ट्र सरकारच्या अधीन आहे. आळंदीचा विकास, आळंदी ते पंढरपूर आणि देहू ते पंढरपूर हा रोड माझ्याकडे आहे. तसं आळंदीमध्ये जी नदी आहे इंद्रायणी, त्या नदीला साफ करणं, त्यात पुष्कळ गाळ वगैरे आला आहे आणि त्याला सुंदर करणं असा प्रकल्प बहुतेक महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे, तो त्यांच्याकडे आहे. पण आळंदी ते पंढरपूर आणि देहू ते पुन्हा रोड माझ्याकडे होता. लास्ट क्वेश्चन, शेवटचा प्रश्न. हे जे आपण 65 कोटी जनधन योजनेत जे खाते उघडले होते, त्यातल्या कोविडच्या काळात अशा हे गरीब लोकांनी खाते उघडले सगळे. त्यांनी पहिल्या जे बँकेत खातेच नव्हते, त्यात 20 कोटी महिलांना कोविडच्या काळात मदत म्हणून पैसे दिलेत.
होतात. पण आजचा विषय जो आहे तो भारत सरकारचे 11 वर्ष आहे. जेव्हा महाराष्ट्र सरकारचे 10 वर्ष होईल तेव्हा देवेंद्रजीला विचारा तो. आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. आपण सगळे जेवण करून जा. खूप खूप आभार सगळ्यांना. हा, धन्यवाद. सगळे जेवण करून जा. ठीक साहेब, आभार. आपल्या सगळ्यांचे इथे आल्याबद्दल